हेलो बच्चों, तो आज है चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक, मेरे हाथ में है आपका सिलेबस। तो दूसरा चैप्टर क्या है? सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर। देखो, पूरे लेक्चर को दो पार्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे। पहला क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन। ठीक, क्या 26 मिनट का वीडियो हो गया था। तो कई बच्चों के मैसेज आए कि सर एक बार में इतने बड़े वीडियो ना बनाइए। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में बना दूंगा। ओके, इसीलिए मैंने क्या कहा था, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप बताइए, उनके हिसाब से देखा जाएगा। तो पहले पार्ट में हम लोग सोर्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे। फिर ये सोर्स और टाइप्स ऑफ एरर किस तरह से एक्यूरेसी और प्रिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, किस तरह से, वो देखेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में। मतलब एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर, ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 की पहले बात करते हैं, शुरू करते हैं सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। तो सोर्स की बात करें तो चूंकि हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो एरर आने के चांसेस कैसे कैसे हो सकते हैं, बहुत सारे, लॉट्स ऑफ। बैलेंसिंग एरर हो सकता है, आप जो ले रहे हो एपीआई या जो केमिकल या कंपाउंड या जो ड्रग ले रहे हो उसमें भी इम्प्योरिटी हो सकती हैं। जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हो टेस्टिंग के लिए उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस इंस्ट्रूमेंट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो ऑपरेटस आप इस्तेमाल करने जा रहे हो उस उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो सोर्स बहुत सारे हैं। इसी सबको सिस्टमैटिक तरीके से हम पढ़ेंगे और एक एक को देखेंगे कि कैसे कैसे ये होते हैं। राइट, तो सबसे पहले बात करें सोर्स की। क्या है भाई सोर्स? सोर्स क्या है कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आई, मान लिया यहाँ पे किसकी, बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस या इसके स्केल की। तो जैसे माना, सपोज करो ये बैलेंस का प्लेटफॉर्म है आपके, ठीक, और ये क्या हो गया, स्टैंड हो गया, ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, जो बड़ा वाला बैलेंस होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक लोड सेल लगी होती है। क्या लगी होती है? लोड सेल। ध्यान से समझो, यही लोड सेल सेंस करती है वजन को। कोई भी बैलेंस हो, ठीक, कोई भी एनालिटिकल छोड़ के, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं सब में क्या होता है, लोड सेल। और जो फैक्टर्स बताऊंगा वो सब पे एप्लीकेबल होंगे। मान लिया ये वेट रखा हुआ है, ओपन है, एक्सपोजर में है, ठीक। अब जैसे घर पे देखो दरवाजे, खिड़की हैं, शीशे हैं, अगर कुछ दिन ना साफ़ किए जाए तो गंदे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसमें डस्ट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये बैलेंस के जो पैन होते हैं, पैन, अब इन पे क्या होगा, डस्ट का डिपोजिशन हो जाएगा। अगर डिपोजिशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। या मान लिया कोई चीज़ उठा के आपने 50 किलो की बोरी उठाई और उठा के पटक के इस पर रख दिया और गलती से लोड सेल डिस्टर्ब हो गया, तो वापस क्या होगा, लोड सेल डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पे जो रीडिंग दिखाता है, जो रीडिंग दिखाएगा वो सही नहीं दिखाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इतना वेरिएशन आ गया ना। अब जितने बार देखो, अब क्या ये गलत रीडिंग दिखा रहा है, गलत रीडिंग दिखाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आई है वो परमानेंट है। अभी जब तक इसको आप कैलिब्रेशन नहीं करते हो तब तक लगातार जितने बार 50 किलो की बोरी आप इस पर रखोगे उतने बार ये 49 kg ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 1 kg का डिफरेंस आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि इसका कैलिब्रेशन फेल हो गया, लोड सेल अफेक्ट किया। एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी बैलेंस हो, आप चाहे इस कॉर्नर पे, चाहे इस कॉर्नर पे, चाहे इस कॉर्नर पे, चाहे सेंटर पे, कहीं पे भी 50 किलो की बोरी रखो, वजन 50 किलो दिखाना चाहिए। राइट, अगर 50 किलो नहीं दिखाता इसका मतलब इसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये भी एरर हो सकता है ना। सोर्स क्या हुआ इसमें, आपने झटके से फ्रिक्शन के साथ कुछ रखा,
जिससे लोड सेल डिस्टर्ब हुई। दूसरा, इस बैलेंस को उठा के दूसरी जगह रख दिया। बैलेंस को कभी भी उसकी जगह से अगर हटाया जाए तो उसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। यह तो इसकी बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक की। नॉर्मल एनालिटिकल बैलेंस अगर आप जो अपनी लैब में इस्तेमाल करते हो उनके साथ भी यही केस है। अगर आप उठा के दूसरी जगह रखते हो तो एक मास्टर वेट बॉक्स होता है आपके पास, सभी बच्चों के पास वेट बॉक्स दिया होता है। इसीलिए कहते हैं जो वेट बॉक्स है उसको नेकेड हाथों से नहीं छूना चाहिए। ठीक, जो वेट है अंदर के स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, उसको क्या करोगे, या तो आप हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करो या फिर उसमें फॉरसेप्स होती है, फॉरसेप्स से पकड़ो और उसका इस्तेमाल करो और शराफत से उसमें रख दो। मीन्स किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये भी एक सोर्स ऑफ क्या हो सकता है, एरर। इससे होगा क्या, कभी कभी क्या देखो स्टैंडर्ड वेट में एरर आ जाती है। देखो अब सोर्स की बात करते हैं, जो लिखे हैं वो एक बार समझ लो ताकि इसको नोट्स बना के जब आप लिखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आए। देखो एक्चुअल ओवरऑल होता क्या है, कैसे कैसे हो सकता है, मैंने आपको बताया। ठीक, अब उन्हीं चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से देख लो। स्टैंडर्ड वेट जो आपके पास हैं इसमें एरर हो सकता है। कैसे एरर हो सकता है, यूज़ करते करते चीज़ें घिस जाती हैं। ठीक, डस्ट का डिपोजिशन हो सकता है, कहीं हाथ से गिर गया तो उसका पार्ट कुछ डिटोरिएट हो सकता है, कोरोसिवनेस हो सकती है ना। तो बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे क्या इसमें एरर आ गया। अगर इसमें एरर आ गया तो आपको रीडिंग हमेशा गलत मिलेगी। फ्लैक्चुएशन ऑफ रीडिंग कैसे, मान लिया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है या कोई भी बैलेंस है, पंखा चल रहा है तेज़ी से, स्टैंड फैन आपने अपनी तरफ कर रखा, बहुत गर्मी है ना, हाई गर्मी, या फिर फैन चल रहा है, इसका जो फ्लो है वो क्या करेगा, पैन पे इफ़ेक्ट कर सकता है। अब कहोगे 50 किलो की गेहूं की बोरी में पंखा कितना असर करेगा, तो यहाँ बात 50 किलो की बोरी की नहीं, हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बनती क्या है, मेडिसिन, और मेडिसिन में 0.001 mg का भी फर्क अगर आ गया तो आपकी ड्रग की डोजेस फॉर्म में अंतर आ जाएगा। राइट, मीन्स उसमें क्या टॉक्सिसिटी बढ़ भी सकती है, एपीआई का कंटेंट कम भी हो सकता है, थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन नहीं पहुंचेगा, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके इम्पैक्ट जो है जब आप इन्वेस्टिगेशन में जाओगे तो काफ़ी डीप जाना पड़ेगा कि उसका कहाँ कहाँ पे क्या है अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, डस्ट पार्टिकल पैन पे जो बैलेंस का पैन होता है जहाँ पे वजन को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पैन। अब यहाँ पे क्या, डस्ट पार्टिकल जो एयर में ऑलरेडी इंट्रैप्ड है, डस्ट पार्टिकल जो एयर में इंट्रैप्ड है वो क्या कर सकती है, इस पर सेटल डाउन हो जाएगी तो भी वजन में फ्लक्चुएशन आएगा। डिले इन कैलिब्रेशन, आपको मालूम है कि भाई ये 6 महीने में 6 मंथ ±1 वीक है ना, मान लिया कैलिब्रेशन करना है। अब आपको पता है कि इसका 6 महीने पे कैलिब्रेशन है, हो गया कितना 8 महीने, आपने कैलिब्रेशन नहीं करवाया। अगर कैलिब्रेशन नहीं कराओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ एरर हुआ। क्यों, ये आपको पता है कि कैलिब्रेशन कराना है फिर भी आपने कैलिब्रेशन नहीं कराया। डिले इन कैलिब्रेशन बहुत न जाने कितने हैं, कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, फ्रिक्शन इन द मूविंग पार्टिकल डिस्टर्बिंग लोड सेल। अब इसमें कोई चीज़ रख रहे हो, उसको फ्रिक्शन के साथ खिसका खिसका के रख रहे हो तो क्या नीचे जो लोड सेल लगा हुआ है आपका है, लोड सेल लगा हुआ है, इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकता है। और इसकी पोजीशन अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो बैलेंस की रीडिंग जो बताता है यहाँ पे रीडिंग वो गलत हो जाएगी। ठीक, एटमॉस्फेयर में अगर जो मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो क्या कर सकता है, कंडेंस कर सकता है कोल्ड आइटम को सिग्निफिकेंटली कंडेंस कर देगा, जिसकी वजह से उसके वजन में फर्क आ जाएगा। ठीक, तो ये तो कुछ चीज़ें रहीं जो लिख के समझाया, बता के समझाया। अब इसमें क्या है, एरर्स कई आ सकती हैं। काहे की एरर्स, एरर्स को क्लासिफाई कर दिया है कुछ पार्ट्स में, जैसे सिस्टमिक या रैंडम। जो सिस्टमिक होता है उसको डिटरमाइंड मीन्स या डिटर्मिनेट, जो मुझे पता है, जो हमें पता है, यानी सिस्टमिक मतलब प्लान्ड कह सकते हो।
प्लान्ड एरर, या एक नाम और दे सकते हो नोन एरर। नोन एरर मतलब जो एरर है या तो आपने प्लान कर रखी है, मीन्स आपने क्या किया, या तो प्लान करके रखा है कि हाँ भाई सामने वाले को इतना केमिकल कम देना है, ठीक, इसलिए, ठीक, या फिर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर भी आपने उसको दूर नहीं किया, नोन एरर है। मतलब सिस्टमिक एरर जो है ये हम अपनी सावधानी से इसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिस्टमिक को डिटर्मिनेट एरर भी बोलते हैं या नोन एरर बोलते हैं। क्या होता है इसमें, विच कैन बी अवॉइडेड, विच कैन बी अवॉइडेड, ये क्या है, सिस्टमिक एरर है, ठीक। कैसे अवॉइड होगी, अवॉइड होगी सिस्टम को सही करके, भाई जाहिर सी बात है सिस्टमिक एरर है, जिस वजह से है प्रॉब्लम उस एरर को दूर कर दो, मीन्स ये आसानी से रिमूव की जा सकती है एरर, जिस वजह से एरर आई है उस वजह से, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट एरर, मीन्स आपको पता है ये एरर क्यों है, उसी एरर को दूर कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक। इसको भी कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब इसको कैसे, सिस्टमिक एरर को ऑपरेशनल और पर्सनल एरर, ऑपरेशनल और पर्सनल एरर, ये जो ऑपरेशनल और पर्सनल एरर है, ऑपरेशन करने के दौरान जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे सपोज करो मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इस एरर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे प्रोसीजर सही से पता नहीं है। सपोज करो मैं किसी चीज़ का लिमिट टेस्ट कर रहा हूँ या टाइट्रेशन कर रहा हूँ, अब टाइट्रेशन कर रहा हूँ तो एंड पॉइंट डिटेक्शन होता है उसमें, है ना, एंड पॉइंट डिटेक्शन। अब हमें ये नहीं पता कि कलर चेंज कितना लेना है, हमें ये तो पता है भाई कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन कितना कलर चेंज होना चाहिए ये हमको नहीं पता। मीन्स हमको तरीका तो पता है लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है। मीन्स हम मेथड से जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है ना, या मेथड है उस टेस्ट को करने का, उस एक्सपेरिमेंट को करने का, उससे हम 100% अवेयर नहीं हैं। इसी वजह से ऑपरेशनल या पर्सनल एरर होती है। इसको कैसे दूर करोगे, मेथड को सही तरीके से आप पढ़ लो, सही तरीके से याद कर लो, उसको सही तरीके से एप्लीकेबल करो, ये एरर दूर हो जाएगी। दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या हो सकता है भाई, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री लैब में कर रहे हो, हम यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री की ही बात करेंगे, केमिस्ट्री लैब में कर रहे हो, सपोज करो लिमिट टेस्ट ही कर रहे हो, या एंड पॉइंट डिटेक्शन टाइट्रेशन कर रहे हो, या रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, कुछ भी, ठीक। तो जो केमिकल आपने लिए, जिसमें ले रहे हो, मान लिया एंड पॉइंट डिटेक्शन में ब्यूरेट में ले रहे हो, या लिमिट टेस्ट में पिपेट से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, और पिपेट, ब्यूरेट या मेजरिंग सिलेंडर या बीकर वगैरह ये आपके कैलिब्रेटेड नहीं है। क्या नहीं है, कैलिब्रेटेड नहीं है, तो जो एग्जैक्ट अमाउंट रिक्वायर्ड है वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, या जिस इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है। सपोज करो बैलेंस की ही बात कर लो, अगर बैलेंस कैलिब्रेटेड नहीं है तो क्या एग्जैक्ट केमिकल हमको मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट। तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ये अनकैलिब्रेटेड ब्यूरेट, अनकैलिब्रेटेड पिपेट, अनकैलिब्रेटेड मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग फ्लास्क, है ना, इनकी वजह से। इसको दूर कैसे कर सकते हो, जाहिर सी बात है टाइम पे इनका कैलिब्रेशन कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ मेथड। ये प्रॉब्लम जल्दी से इजीली करेक्ट नहीं होती। मान लिया जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, अलग अलग राइटर्स की बुक है, किसी एक राइटर की बुक में प्रोसीजर गलत लिखा है, आपने बुक से पढ़ाई करी, अब आप क्या करोगे, लैब में आप गए, या फिर जो हमने प्रोसीजर लिखाया उस प्रोसीजर में एक पॉइंट ऊपर नीचे आपने लिख दिया नोट्स बना के। अब क्या बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट आपका बार बार फेल हो जा रहा है, फिर क्या करोगे, ऑब्वियसली मेरे पास आओगे कि सर ये मेरा हो नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
इन्वेस्टिगेशन के लास्ट में पता चलेगा कि आप प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने जो प्रोसीजर लिख रखा है वो प्रोसीजर गलत है। एरर इन मेथड, गलत मेथड इस्तेमाल कर रहे हो आप, गलत मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, इसी वजह से आपका टेस्ट पास नहीं हो रहा है। ठीक, एक और है, उसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। सिस्टमिक एरर में लास्ट है एरर कौन सी? एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर, एडिटिव्स और प्रोपोर्शनल एरर। इसमें भाई क्या होता है, मान लिया जैसे हम कुछ बना रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया भाई, जैसे मान लिया पैरासीटामोल की टैबलेट बना रहे हैं। ठीक, क्या बना रहे हैं भाई, फार्मेसी वाले हो तो ड्रग बनाओगे, पैरासीटामोल की टैबलेट आपने बनाई। अब टैबलेट में हमने क्या ले लिया, एक ले लिया एपीआई। एपीआई बोले तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो है क्या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, पैरासीटामोल। देखो पैरासीटामोल की टैबलेट में सिर्फ पैरासीटामोल नहीं होती, पैरासीटामोल तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, मेन ड्रग है, लेकिन टैबलेट को बनाने में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है भाई। बाइंडर चाहिए, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट चाहिए, डिसोल्यूटिंग एजेंट चाहिए, ग्लाइडेंट चाहिए, लुब्रिकेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, आपने टैबलेट बना तो दी, तो क्या वो डिसइंटीग्रेट होगी बॉडी में जाके, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, फिर डिसॉल्व होगी, अगर डिसॉल्व नहीं हुई तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, और अगर एब्जॉर्ब नहीं हुई तो ना तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना मेटाबोलाइज होगी, ना एक्सक्रीट होगी, और ना उसका कोई एक्शन बॉडी पे होगा। ठीक, अब पैरासीटामोल हमने ले ली, पैरासीटामोल लिया प्लस क्या लिया, एक्सीपिएंट। क्या लिया, एक्सीपिएंट, है ना। तो एक्सीपिएंट प्लस एपीआई मिला के हमारी बन गई टैबलेट। एक्सीपिएंट की बहुत लंबी चौड़ी लाइन रहती है, जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब एपीआई में अगर इम्प्योरिटी ज्यादा हो गई, एपीआई में इम्प्योरिटी ज्यादा हो गई, तो क्या आपका रिजल्ट सक्सेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसी को बोलते हैं एडिटिव्स एंड प्रोपोर्शनल एरर, या एडिटिव्स और प्रोपोर्शनल एरर। जिस प्रोपोर्शन में एपीआई हमको चाहिए, मेन पैरासीटामोल चाहिए, 1 ग्राम लिखा है पैरासीटामोल की टैबलेट में और 1 ग्राम नहीं है पैरासीटामोल, उसमें इंप्योरिटी ज्यादा हो गई, मींस एक्सीपिएंट कंटेंट ज्यादा हो गया, मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई। देखो होता क्या है, मान लिया ये टैबलेट है, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, उसके बाद चाहे ये टुकड़ा देख लो, चाहे ये टुकड़ा, चाहे ये टुकड़ा, चाहे ये टुकड़ा, सभी टुकड़ों में आपको पैरासीटामोल कंटेंट बराबर मिलेगा, पैरासीटामोल कंटेंट बराबर मिलेगा, क्योंकि सही प्रोसीजर से काम किया गया है। अब अगर इसमें इंप्योरिटी ज्यादा आ गई तो क्या बराबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब आप खाओगे तो क्या बुखार उतरेगा? नहीं उतरेगा। क्यों? उसकी डोज कम है। डोज क्यों कम है? हम तो 1 ग्राम खा रहे हैं या 650 mg खा रहे हैं, है ना, तो डोज कम है, इसलिए बुखार नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एपीआई में इंप्योरिटी थी। इसी को बोलते हैं एडिटिव्स और प्रोपोर्शनल एरर। ठीक, या फिर एपीआई कंटेंट हमने कम ले लिया, एक्सीपिएंट ज्यादा ले लिया, दोनों कंडीशन है। दूसरा जो एरर आता है, पहला सिस्टमिक हमने देख लिया, दूसरा है रैंडम एरर। सिस्टमिक क्या था? डिटरमिनेट था, मींस नोन था, हमें पता था, और रैंडम क्या है? इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट या अननोन, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। ये क्या है? एरर अपने आप अचानक से। भाई आप बाइक चला रहे हो, खुद जाके थोड़ी ना किसी में लड़ जाओगे, खुद जाके तो लड़ नहीं जाओगे। क्या हुआ? अचानक कोई पता लगा अपनी मस्ती में आ रहा, उड़ा के चला गया, या किसी चीज से जाके अचानक सामने से आ गई और आप लड़ गए। एक्सीडेंटली, ये जानबूझ के आदमी नहीं करता, मींस आपको नहीं पता है कि सामने यहां पे एक्सीडेंट होने वाला है। अगर पता होगा तो क्या करोगे? रुक जाओगे, है ना, खुद जाके थोड़ी ना मरना है। इसीलिए ये सारी चीजें इनको क्या बोला जाता है? एक्सीडेंटली। ये एरर जो है, मींस हम एक्सपेरिमेंट बहुत केयरफुली परफॉर्म कर रहे हैं, सारी चीजें हमने सही तरीके से ली हैं, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो गया लास्ट में कि हमारा हाथ हिल गया किसी भी रीजन से, या कोई फ्रेंड आया पीछे से हल्का सा टच हो गया, किसी ने तेजी से चिल्ला दिया, हम चौंक गए,
है ना। तो ये सारे क्या एक्सीडेंटल एरर हो गए, या रैंडम किसी तरह से अचानक कुछ भी हो गया, इस वजह से जो एरर आती है उसी को बोलते हैं क्या, रैंडम एरर या इनडिटर्मिनेट एरर। हमको नहीं पता है कि साउंड होने वाला है, अचानक कोई कान में आके चिल्ला गया, चिल्ला जाएगा तो क्या होगा, आप चौंक जाओगे और आपका हाथ हिल जाएगा, एक्सपेरिमेंट आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्सीडेंटल है ना। अगर पता हो जाए कि हाँ भाई कोई चिल्लाने आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं इनडिटर्मिनेट मींस अननोन, हमको नहीं पता है कि ये एरर कैसे हो गई, राइट। इसमें और क्या हो सकता है, अच्छा इस पे क्या कंट्रोल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन से, रिफ्लेक्स एक्शन से या सामने वाले की गलती से हो गया, ठीक। एग्जाम्पल अगर लिया जाए कुछ इसमें, और क्या कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने % प्रोबेबिलिटी है ये प्रॉब्लम आने की, ठीक। मान लिया कि 2-4 बार वही फ्रेंड है, बार बार परेशान कर रहा है आपको, या बार बार उसी जगह पे आके कुछ प्रॉब्लम हो रही है, साउंड हो रहा है, तो आपको क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा, हाँ भाई ये प्रॉब्लम आएगी, आ सकती है। तो कैसे आ सकती है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से, मींस कितना % प्रोबेबिलिटी है, ठीक, जस्ट एक आइडिया के लिए। दूसरा एक्सीडेंटल में क्या, जैसे सपोज करो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं या टाइट्रेशन कर रहे हैं एसिड बेस का, ठीक। अब जो है हमने क्या किया कि भाई ये आपकी ब्यूरेट हो गई, है ना, और ये आपका स्टैंड हो गया, ठीक। अब यहां पे बीकर रखा है, आपने इसमें बेस ले लिया, इसमें क्या है एसिड बेस का टाइट्रेशन आप कर रहे हो, इंडिकेटर पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे आप मिला रहे हो, मिक्सिंग हो रही है, इसको शेक करते जा रहे हो, है ना, यहां पे क्या करोगे, यहां पे नॉब लगी है, जैसे कलर आया, जैसे दिख रहा है, जैसे कलर आया यहां पे बीकर में, जैसे कलर आया, ठीक, नीचे है, ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। सपोज करो ये क्या है, ये हो गई आपकी ब्यूरेट, है ना, ये हो गई नॉब, और एक काम करो इसको बनाओ इधर स्टैंड को, ये है आपका, थोड़ा और नीचे कर दो, ये आपका स्टैंड हो गया, ठीक। ये ब्यूरेट इस स्टैंड से, ये क्लैंप से अटैच्ड है, यहां पे आपका बीकर है, ठीक। ये आपका बीकर है, एसिड बेस टाइट्रेशन चल रहा है ना, मिक्सिंग चल रही है, हम इसको शेक करते जाएंगे, नॉब को हल्का हल्का खोलेंगे कि एक एक ड्रॉप, ऐसे तो करते हैं टाइट्रेशन, कभी इंटरमीडिएट में किया होगा ना, ठीक। तो ऐसे करके टाइट्रेशन हमने किया, शेक किया। अब इसमें होता है क्या, हमको क्या देखना है, कलर चेंज, यानी एंड पॉइंट डिटेक्शन, वही होता है ना कलर चेंज। मान लिया एक ड्रॉप इधर से आपने डाली, एक ड्रॉप इधर से आया और इसका हो गया कलर चेंज, यही है हमारा एंड पॉइंट, ठीक। हम खुश हो गए भाई हमारा एंड पॉइंट आ गया। उसी के बाद हमने क्या किया, जैसे एंड पॉइंट आया हमने नॉब को टाइटली बंद कर दिया, और जैसे बंद किया एक ड्रॉप और इधर आके इससे चिपक गई। इससे पहले हम बीकर हटाते वो ड्रॉप भी नीचे आ गई, तो क्या हुआ, हमारा टेस्ट एक ड्रॉप की वजह से फेल हो गया। वो ड्रॉप हमने तो डाली नहीं, हमने तो समय पे नॉब बंद कर दी, लेकिन यहां से रिस्क एक ड्रॉप और इधर आ गई और उसी ड्रॉप ने हमारा रिजल्ट फेल कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल रैंडम एरर या इनडिटर्मिनेट एरर। बात समझ आई। तो ये था सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। अब इन एरर से कैसे एक्यूरेसी, कैसे प्रिसीजन, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर, तो इनका बेस लेके हम आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रिसीजन, एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। ओके, बाय।